Hello students, in this video we will discuss about some accounting terms. First is trade receivables. It is the amount receivable for sale of goods or services rendered in the ordinary course of business. जो हमारा रेगुलर बिजनेस होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, उसमें जो भी हमें अमाउंट रिसीवेबल है मतलब मिलने वाला है, ठीक है, फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो किस में आता है? ट्रेड रिसीवेबल्स में से। ये वो अमाउंट है जो ड्यू है फ्रॉम द कस्टमर्स ऑफ द एंटरप्राइज। हमने गुड्स सेल कर दिया और कस्टमर ने अभी तक हमें पेमेंट नहीं करा है, कस्टमर से हमें पैसा मिलना बचा है अभी, ये वो अमाउंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स इज़ द सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल्स टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। ओके, ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर आते हैं। डेटर का मीनिंग क्या होता है? डेटर मतलब वो पर्सन या फिर वो एंटिटी हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड। मतलब अगर हमने उधार पे सेल कर रखी गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये जो डेटर है, ये पर्सन है, उसे वो अमाउंट अभी हमें रिटर्न करना है, यानी चुकाना है उसने हमें अभी तक हमारा अमाउंट दिया नहीं है। गुड्स व्हेन सोल्ड टू अ पर्सन ऑन क्रेडिट, जब हम गुड्स किसी पर्सन को उधार पे देते हैं तब उस पर्सन को हम डेटर बोलते हैं, बिकॉज ही ओज दैट मच अमाउंट टू द एंटरप्राइज। मतलब उस पर्सन को वो अमाउंट एंटरप्राइज को रिटर्न करना है। बिल्स रिसीवेबल मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स रिसीवेबल क्या है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो डेटर ने एक्सेप्ट करा है, द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन द स्पेसिफाइड डेट। मतलब उस पर्टिकुलर डेट पे उस बिल से हमें वो अमाउंट रिसीव हो जाएगा। ओके, एक बिल जैसे साइन कर दिया डेटर ने कि आफ्टर 3 months ऑन दिस डेट आई विल रीपे यू योर अमाउंट। ओके, ट्रेड रिसीवेबल्स as defined in Schedule 3 of the Companies Act 2013. Trade receivables are the amounts receivable by the enterprise against goods sold and services rendered in the normal course of the business. Next term जो हमारे पास है वो है trade payables. Okay, it is an amount payable for purchase of goods and services taken in ordinary course of the business. मतलब वो अमाउंट जो हमें पे करना है, किसके लिए? वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो हमने सप्लायर्स से उधार पे लिए हैं। जो हमने रॉ मटेरियल उधार पे लिया है सप्लायर से, उसके लिए जो हमें अमाउंट पेएबल है, हमें पे करना है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड पेएबल्स। इट इज़ द अमाउंट ड्यू टू द सेलर ऑफ गुड्स बाय द एंटरप्राइज। ट्रेड पेएबल्स इज सम टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। ट्रेड पेएबल किसका सम टोटल है? क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल का। ट्रेड पेएबल इज इक्वल्स टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। अब क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर इज अ पर्सन और एन एंटरप्राइज टू हुम एन एंटरप्राइज ओज अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन। जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज उधार पर ली हैं, उसके लिए जो अमाउंट हमें दूसरे पर्सन्स को देना है वो क्या होता है? क्रेडिटर्स। मतलब जो अमाउंट हमें सप्लायर्स को देना है, हम उनसे उधार पे रॉ मटेरियल ले आए थे, हम उनसे उधार पे गुड्स ले आए थे, वो होता है क्रेडिटर। मोहन इज़ अ क्रेडिटर ऑफ अ फर्म व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम हिम ऑन क्रेडिट। अगर हमने मोहन से उधार पे गुड्स परचेज किए हैं तो मोहन हमारा क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर इज़ अ पर्सन और एन एंटरप्राइज टू हुम एन एंटरप्राइज ओज अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज टेकन। बिल्स पेबल मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन और एन एंटरप्राइज। बिल्स पेबल क्या होता है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो एक पर्सन एक्सेप्ट करता है, द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। जो अमाउंट मुझे पे करना है स्पेसिफाइड डेट पे, सपोज 3 महीने का बिल्स पेबल है तो 3 महीने के बाद मुझे उस डेट को वो अमाउंट पे करना है जो बिल्स पेबल में लिखा है। ट्रेड पेबल्स आर द अमाउंट्स पेबल बाय द एंटरप्राइज अगेंस्ट गुड्स परचेज एंड सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट टर्म है कॉस्ट। ये वो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है जो हम इनकर करते हैं या फिर एट्रीब्यूट होता है टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, किसी आर्टिकल को या प्रोडक्ट को या एक्टिविटी को। वाउचर क्या होता है? वाउचर एक एविडेंस होता है, मतलब एक प्रूफ होता है ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ वाउचर आर कैश मेमो,
invoice or bill, receipt, debit, credit notes, etc. Discount. It is a reduction in the price of goods or from the amount to be paid to the customer by the enterprise. मतलब कस्टमर को हम जो भी प्राइस है उससे कम अमाउंट पे अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मतलब प्राइस में हम रिडक्शन कर रहे हैं, प्राइस को हम कम कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? डिस्काउंट. डिस्काउंट अलाउड में भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. डिस्काउंट कैसा हो सकता है? ट्रेड डिस्काउंट भी होता है और कैश डिस्काउंट भी होता है. ओके. अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन द प्राइजेस बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ द गुड्स when they buy goods or certain quantity or value. ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है? जब हम सेलर से ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं, तब जो सेलर होता है वो हमें क्या देता है? ट्रेड डिस्काउंट देता है. हम बल्क में कोई परचेज़ कर रहे हैं, थोक के भाव में परचेज़ कर रहे हैं, तब वो सेलर हमें क्या देता है? ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? रिडक्शन इन प्राइस. प्राइस को कम किया जाता है सेलर के द्वारा. किसके लिए? परचेज़र को. ऑफ गुड्स when they buy goods of certain quantity और वैल्यू. जब वो गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी या वैल्यू को परचेज करते हैं. सेल्स आर रिकॉर्डेड एज नेट वैल्यू. जो भी सेल्स हम उस रिकॉर्ड करते हैं नेट वैल्यू में. सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट. मतलब जो भी सेल्स को हम रिकॉर्ड करते हैं वो हमेशा नेट वैल्यू पे करते हैं. सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट. सिमिलरली परचेज को भी हम रिकॉर्ड करते हैं नेट वैल्यू पे. परचेज माइनस ट्रेड डिस्काउंट. अब नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब हम टाइमली पेमेंट कर देते हैं ऑफ ड्यू अमाउंट, तो उस पर हमें जो भी सेलर होता है वो कैश डिस्काउंट देता है. कैश डिस्काउंट इज़ अ डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट. इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द पार्टी अलाउिंग द डिस्काउंट. जो भी पार्टी अलाउ करती है डिस्काउंट, उसके लिए वो एक्सपेंस होता है और इनकम होता है फॉर द पार्टी रिसीविंग कैश डिस्काउंट. और जो पार्टी कैश डिस्काउंट को रिसीव करता है उसके लिए क्या होता है? इनकम. इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बोथ द पार्टीज़. दोनों ही पार्टीज़ की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये रिकॉर्ड होता है. नेक्स्ट है बैड डेट्स. बैड डेट्स का मीनिंग क्या होता है? बैड डेट्स वो अमाउंट है जो बिज़नेस की है जिसे हमने राइट ऑफ कर दिया, मतलब जिसे हमने ख़त्म कर दिया है क्योंकि हम उसे अब रिकवर नहीं कर पा रहे हैं. मतलब सपोज़ हमारे डेटर्स हैं कोई और वो हमें पैसा दे ही नहीं पा रहे हैं. मतलब उन्हें हमें पैसा देना था लेकिन वो पैसा दे ही नहीं पा रहे हैं, हम उनसे पैसा रिकवर कर ही नहीं पा रहे हैं. तो हम उन डेटर्स को ख़त्म कर देते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से कि अब इनसे पैसा मिलना ही नहीं है. तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे बैड डेट्स हो जाते हैं. इट इज़ अ लॉस ऑफ द बिजनेस एंड इज़ दस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये लॉस होता है बिजनेस का और इसे हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में. बैड डेट इज़ द अमाउंट. नेक्स्ट हम हमारे पास है बैलेंस शीट. ये एक स्टेटमेंट होता है जो फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है एक इंडिविजुअल का या फिर एंटरप्राइज का किसी गिवन डेट पे. बैलेंस शीट क्या शो करती है, क्या एग्जिबिट करती है कि किसी भी फर्म के पास कितने असेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, कैपिटल है, रिजर्व्स है और अदर अकाउंट्स बैलेंसेस हैं, और बुक वैल्यू पे शो करती है. मतलब किसी भी एंटरप्राइज की या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कौन शो करता है? बैलेंस शीट. नेक्स्ट है हमारे पास बुक वैल्यू. दिस इज़ द अमाउंट एट विच एन एंटरप्राइज आइटम अपेयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तब जिस वैल्यू पे कोई आइटम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर होता है उसे हम बोलते हैं बुक वैल्यू. नेक्स्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. द रिकॉर्ड्स आर बुक्स इन विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ एन एंटिटी आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन. मतलब जिस बुक में हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, वो क्या होती है? बुक्स ऑफ अकाउंट होती है. और बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कौन सी बुक्स आती है? कैश बुक, बैंक बुक, जर्नल और लेजर. नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो एट्रीब्यूटेबल होती है, मतलब जो लगती है किस पे? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड. जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस पर ये कॉस्ट डायरेक्टली लगती है या फिर सर्विसेज रेंडर्ड पे. क्रेडिट. क्रेडिट क्या है? राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट. कोई भी अकाउंट होगा उसका राइट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट बोलते हैं. इट इज़ एन अकाउंट टू बी क्रेडिटेड देन द एंट्री इज़ पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट. अगर कोई अमाउंट या अगर अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है तो हम उस अकाउंट में उसके एंट्री को पोस्ट करते हैं और उस अमाउंट को राइट हैंड साइड पे लिखते हैं
Okay, in such an event, it is said that the account is credited. It has been derived from the Italian word credito. Next है debit. एन अकाउंट हैज़ टू पार्ट्स. कोई भी अकाउंट के दो पार्ट्स होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो डेबिट साइड होता है और राइट हैंड साइड क्या होता है, क्रेडिट साइड. अगर कोई अकाउंट को हमें डेबिट करना है तो हम उसकी एंट्री को डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड पे पोस्ट करेंगे. इट इज़ सच एन इवेंट, इट इज़ सेड दैट द अकाउंट इज़ डेबिटेड. तो अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, डेबिटेड. और उसका इटालियन वर्ड क्या है, डेबिटो. नेक्स्ट हमारे पास डेप्रिसिएशन. कोई भी असेट हम बिज़नेस में लेकर आते हैं तो टाइम के साथ क्या होती है, उसकी वैल्यू कम होती है. यूसेज के कारण, इफ्लक्स ऑफ टाइम के कारण, ऑब्सोलेसेंस के कारण, ख़राब होने के कारण या फिर एक्सीडेंट के कारण उस असेट की वैल्यू क्या हो जाती है, गिर जाती है, फॉल करने लग जाती है. इट इज़ एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन एन अकाउंटिंग ईयर. मतलब हम कुछ ना कुछ अमाउंट को डेप्रिसिएशन की तरह एलोकेट करते हैं हर साल. ठीक है, उसकी जो भी एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ होती है, मतलब टोटल कितने सालों तक वो असेट चल सकता है, उससे एक पर्टिकुलर ईयर में उसकी कितनी वैल्यू कम होगी, यानी उसकी वैल्यू में कितना अंतर आया होगा, उसे हम क्या डेप्रिसिएशन की तरह रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. डेप्रिसिएशन इज़ अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन असेट बिकॉज ऑफ यूसेज और इफ्लक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेसेंस और एक्सीडेंट. इट इज़ एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन ईच अकाउंटिंग ईयर ड्यूरिंग इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. नेक्स्ट हमारे पास एंटिटी. एन एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. एक इकोनॉमिक यूनिट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है उसे हम बोलते हैं एंटिटी. जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, बजाज ऑटो है, मारुति है, टिस्को है. कोई भी बिजनेस एंटिटी, उसका मतलब क्या होता है, एक एंटरप्राइज जो इस्टेब्लिश है किसके द्वारा, लॉ के द्वारा, जो किस में इंगेज्ड है, बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है. दीज इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आएगा, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स आएगी एंटिटी में, पार्टनरशिप फर्म्स आएगी एंटिटी में, कॉर्पोरेशंस आएगा, कंपनीज आएगा. एन अकाउंटिंग सिस्टम इज़ ऑलवेज डिवाइज्ड फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी. अकाउंटिंग सिस्टम किसके लिए बना है, एक बिजनेस एंटिटी के लिए बना है. एंट्री क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शनल इवेंट जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, उसे हम क्या बोलते हैं, एंट्री. इंसॉल्वेंट मतलब हम बोलते हैं ना, दिवालिया हो गया. ठीक है, मतलब वो पर्सन या वो एंटरप्राइज इस सिचुएशन में नहीं है कि वो अपने उधार को चुका सके, उसे क्या बोलते हैं हम, इंसॉल्वेंट बोलते हैं. जो पर्सन इस सिचुएशन में नहीं है या एंटरप्राइज इस सिचुएशन में नहीं है कि अपनी कंपनी के उधार को चुका सके, उसे हम क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट. नेक्स्ट है प्रोप्राइटर. जो भी पर्सन इन्वेस्टमेंट बियर करता है, मतलब इन्वेस्टमेंट करता है और रिस्क को बियर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर बोलते हैं. द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर्स ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड द प्रोप्राइटर. नेक्स्ट हमारे पास रिबेट. रिबेट का मतलब क्या होता है, जब सेलर ऑफ गुड्स रिडक्शन इन प्राइस को अलाउ करता है आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड, गुड्स को सेल होने के बाद, तो उसे क्या बोलते हैं हम, रिबेट बोलते हैं. इट इज़ द रिडक्शन इन प्राइस अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड. स्टेटिंग डिफरेंटली, रिबेट इज़ ऑफर्ड एंड अलाउड ऑन सेल्स कंप्लीटेड इन द पास्ट. जो भी सेल्स पास्ट में कंप्लीट हुई है उस पर हम रिबेट देते हैं. ठीक है, सेलिंग होने के बाद हम रिबेट देते हैं. इट इज़ अलाउड फॉर द रीजन्स अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट्स आर अलाउड. मतलब ये ट्रेड डिस्काउंट या फिर कैश डिस्काउंट से अलग होता है रिबेट. और ये इसका एग्जांपल क्या, डिस्काउंट अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स. अगर हमारी गुड्स की क्वालिटी बहुत पुअर है तब हम रिबेट देते हैं. रिबेट कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट से अलग है. रिबेट कब देते हैं, जब हम गुड्स को सेल कर देते हैं उसके बाद रिबेट देते हैं. सेल्स कंप्लीट होने के बाद हम रिबेट देते हैं. ओके, तो जनरली हम रिबेट किसके लिए देते हैं, जब हमारे गुड्स कैसे हों, पुअर क्वालिटी के गुड्स के लिए हम रिबेट देते हैं. नेक्स्ट है सॉल्वेंट. मतलब वो पर्सन जो इस पोजीशन में है कि वो अपने उधार को चुका सके. सॉल्वेंट इज़ अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज़ इन पोजीशन टू पे हिज डेट्स. अब लास्ट टर्म है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स में क्या आता है, सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ कंपनीज, और बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. जब हम अकाउंटिंग ईयर के एंड में, किसी भी ईयर के एंड में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो वो किस में आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी के. तो इसी के साथ हमारी अकाउंटिंग टर्म्स का डिस्कशन ख़त्म होता है.
अब नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं हम ये स्टडी करेंगे। हमारे पास पहले मैं डिस्कस करती हूँ कौन सी चीज़ें हैं। अब आज से हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाएगा, जो है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करते हैं, मीनिंग और नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस या कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे हम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करेंगे, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, ये सब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस। उन्हें हम क्या बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर GAAP। ये क्या होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं जो डिफ़ाइन करते हैं पैरामीटर्स जिसके हिसाब से अकाउंटिंग ऑपरेट होती है। ये जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं ये थ्योरी बेस है अकाउंटिंग का, जिसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। ये गाइडलाइंस है फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी हम जो आगे डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस और कॉन्सेप्ट्स, ये सब क्या है, गाइडलाइंस हैं किस तरह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। ये थ्योरी बेस है किसका, अकाउंटिंग का। हमारा जो इंस्टीट्यूट, मतलब एक इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, वो क्या इशू करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है। मतलब वो अकाउंटिंग के प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्डाइज कर रहा है। मतलब हमें एक ही तरीके से अकाउंट्स बनाने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है सारी कंपनीज़ के एक ही तरह से बनने चाहिए, एक स्टैंडर्ड सिस्टम, सब एक ही तरीके से अकाउंट्स को बनाएंगे। ठीक है, ICAI ने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना मैंडेटरी कर दिया है, इसे फॉलो करना ही करना है, कंपलसरी होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू कौन करता है, ICAI इशू करता है, और आर एप्लीकेबल नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस फर्म्स। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल और मैंडेटरी होते हैं किस पे, कंपनीज पे। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर द जनरल लॉ और रूल अडॉप्टेड और प्रपोज्ड एज अ गाइड टू एक्शन, अ सेटल्ड ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। मतलब ये एक लॉ है, एक रूल है जो हमें अडॉप्ट करना है या प्रपोज किया गया है एज अ गाइड टू एक्शन। एक्शन लेने के लिए क्या है, हमें गाइड देता है। ठीक है, किस तरह से हम एक्शन लें, किस बेसिस पे हम सेटल करें, या किस बेसिस पे कोई प्रैक्टिस को कंडक्ट करें। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, रूल्स हैं जो कौन अडॉप्ट करता है, अकाउंटेंट्स अडॉप्ट करते हैं यूनिवर्सली, यूनिवर्सल लेवल पे, जब वो रिकॉर्ड करते हैं क्या, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को। ये क्या होते हैं, नॉर्म्स होते हैं या रूल्स होते हैं विच आर फॉलोड इन अकाउंटिंग ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ असेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस और इनकम्स। जब हम जो रूल्स हम फॉलो करते हैं जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं असेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस और इनकम्स, उन्हें क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये क्या है, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे करते हैं। फिक्स एसेट शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। फिक्स एसेट्स को हम की वैल्यू को हमें डेप्रिशिएट करना है उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ के हिसाब से, तो वो भी क्या हो गया, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, बेसिक या फंडामेंटल प्रपोजिशंस जनरली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स एज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डिंग, जिसके बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हम क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये वो बेसिक कंजम्पशंस होते हैं या फंडामेंटल प्रपोजिशंस होते हैं विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स, जिसके अंदर अकाउंटिंग ऑपरेट करती है। वो बेसिक असम्पशंस या फंडामेंटल प्रपोजिशंस जिसके अंदर अकाउंटिंग ऑपरेट कर रही है। दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स। ये क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स है जिसके बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। इट इज़ important to follow the accounting concepts because it enables the users of financial statements to understand them better and in the same manner. हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को समझें, उससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं अच्छे से
और सही मैनर में बना पाएंगे। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग कन्वेंशंस कैसे निकलते हैं? जो हमारे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स उसके बेसिस पर ना अकाउंटिंग अजम्पशंस निकले हैं जो एंटरप्राइज फॉलो करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कन्वेंशंस में अंडरगो चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ कन्वेंशंस भी क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाते हैं? जिससे हम उनमें क्या लेकर आएँ? इम्प्रूवमेंट लेकर आ पाएँ, या फिर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे सकें। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हमें समझ में आए? ये रूल्स हैं जो अकाउंटेंट्स अडॉप्ट करते हैं यूनिवर्सली जब वो रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को। हम इन्हें दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? बेसिक अजम्पशन या फंडामेंटल प्रपोजिशंस विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। इसके अंदर ही अकाउंटिंग क्या करती है? ऑपरेट करती है। ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं रिकॉर्ड करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और प्रिपेयर करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? ये हमारे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करने के बाद जो आउटकम निकलता है और जिसे हम पूरे पीरियड ऑफ टाइम में यूज़ करते हैं वो क्या होता है? अकाउंटिंग कन्वेंशन। और ये क्या होता है? चेंज को अंडरगो करता है। इसे हम चेंज करते हैं इम्प्रूवमेंट लाने के लिए और क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव करने के लिए। Okay, now I hope that you have understood the accounting terms for this video, and you have also got a brief understanding of accounting principles. Thank you.